मंजू और उमेश पटना शहर के बाहर सड़क के किनारे हाईवे पर चाय की दुकान चलाते थे। शहर आने जाने वाले लोग उनकी दुकान पर चाय पीते थे, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। मंजू और उमेश के दो छोटे छोटे बच्चे थे, पिंकी और पिंटू। चाय की दुकान के बगल में ही उनका परिवार एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहता था। सारे मौसम तो कट जाते थे, लेकिन बारिश का मौसम उनके लिए किसी मुसीबत से कम न था। सुनिए जी, बारिश का मौसम आ गया है। हमारी झोपड़ी में से पानी टपकता है और बारिश का पानी घर के अंदर तक आ जाता है। हमें कुछ करना होगा। हाँ, मैंने पक्का मकान बनाने के लिए कुछ रुपए बचा के रखे हैं। तुम चिंता मत करो, कल ही काम शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन उमेश अपनी झोपड़ी के बगल में ईंट की दीवार खड़ी करने लगता है और इस काम में मंजू उसकी मदद करती है। थोड़ा बहुत काम करके दोनों थक जाते हैं। अब बाकी का काम कल कर लेंगे। ठीक है। रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन आधी रात को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है, जिससे मंजू और उमेश की झोपड़ी हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है जी? लगता है आज हमारी झोपड़ी गिर जाएगी। मंजू और उमेश बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। तभी एकाएक आसमान से बहुत तेज बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है और इलाके में पानी भर जाता है। बारिश के पानी में मंजू और उमेश की झोपड़ी बहने लगती है। उनकी चाय की दुकान, चाय बनाने का बर्तन सब पानी में बहने लगते हैं। उन्होंने पक्का मकान बनाने के लिए जो दीवार खड़ी की थी, वो दीवार भी गिर जाती है। मंजू, तुम बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे चली जाओ। मंजू दोनों बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे चली जाती है और उमेश भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पूरा हाईवे पानी से डूब गया था। मंजू और उमेश की आंखों के सामने उनके घर का सारा सामान और चाय की केतली पानी में बह रहे थे। हम तो बर्बाद हो गए जी, अब हम क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो मंजू, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। इतनी देर में ही पेड़ की टहनियां टूटकर पानी में गिर जाती हैं और मंजू और उमेश के दोनों बच्चे पानी में बहने लगते हैं। पापा, पापा बचाओ, बचाओ। मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। ये देखकर मंजू और उमेश भी पेड़ से नीचे उतर जाते हैं और बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे पानी में बहकर दूर निकल गए। हाय राम, मेरे बच्चे कहाँ गए? कहाँ होंगे वो? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? घर छीन कर तेरा दिल नहीं भरा, तूने मुझसे मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए। मंजू और उमेश रोते बिलखते सारी रात उस पेड़ के नीचे बिता देते हैं। अगले दिन बारिश तो रुक जाती है, लेकिन पूरे हाईवे पर पानी भरा हुआ था। मंजू, यहाँ बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, हमें शहर की तरफ चलना होगा। शायद हमारे बच्चे हमें मिल जाएं। ठीक है। दोनों आधी कमर तक पानी में डूबकर चलने लगे और काफी देर तक चलने के बाद शहर पहुंचे। बहुत भूख लगी है जी। भूख तो मुझे भी लगी है। सामने एक छोटा मोटा होटल है, वहां चलकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। दोनों उस होटल पर जाते हैं। भूख के मारे दोनों की हालत खराब थी। बारिश में भीग जाने के कारण मंजू को बुखार भी आ रहा था। भाई साहब, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? हमारा घर बारिश के पानी में डूब गया है, हमारे बच्चे भी पानी में डूब गए हैं। खाने को तो मिल जाएगा, लेकिन पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास कि नहीं? पैसे तो नहीं है साहब, सब पानी में बह गए। तो फिर एक काम करना, पहले वो जूठे बर्तन धो दो और कुर्सी टेबल साफ कर दो, उसके बाद खा लेना। तुम आराम करो, मैं सारे काम कर देता हूँ। उमेश होटल का सारा काम कर देता है, जिसके बाद होटल के मालिक ने उन दोनों को खाना दिया। खाना खाकर पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें राहत शिविर दिखाई पड़ता है। राहत शिविर में चलते हैं, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और शायद वहां हमें हमारे बच्चे भी मिल जाएं। ठीक है जी। राहत शिविर में डॉक्टर मंजू को दवाई दे देते हैं और मंजू और उमेश वहां आराम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां उनके दोनों बच्चे पिंकी और पिंटू नहीं मिले। अपने बच्चों की याद में मंजू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, जिसकी वजह से उसका बुखार उतरने की बजाय बढ़ गया था। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की हालत बिगड़ती जा रही है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ और दे देता हूँ। उमेश दवाइयाँ लेकर आता है। वो मंजू को उठाता है। मंजू, मंजू, ये दवाई पी लो, डॉक्टर साहब ने कहा है इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन मंजू कुछ नहीं बोलती है।
उमेश उसे छूकर देखता है। उसकी सांसें थम गई थी। मंजू का शरीर ठंडा पड़ गया था। बारिश के कहर ने उमेश की दुनिया ही उजाड़ दी थी। उमेश से उसका परिवार छिन गया था। हे भगवान, ये तूने क्या किया? गरीबों पर इतना जुल्म। रोता बिलखता उमेश मंजू का क्रियाकर्म करने शमशान घाट जाता है। क्रियाकर्म करके लौट रहे उमेश को शमशान घाट के बाहर अंधेरे कोने से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है वहाँ? रोने की आवाज और तेज हो जाती है। उमेश डरते डरते वहां जाता है तो देखता है कि वहां उसके दोनों बच्चे खड़े हैं। उमेश दोनों बच्चों को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम दोनों? पापा, हम पानी में बहकर शहर आ गए थे, तब से हम यहाँ भटक रहे हैं। अब तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, मैं आ गया हूं ना। भगवान समझ नहीं आता कि खुशियां मनाऊं या दुख मनाऊं। एक तरफ बच्चों के मिलने की खुशी तो दूसरी तरफ इनकी माँ के जाने का गम। उमेश पिंकी और पिंटू से कहता है, बच्चों, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन पापा, हमें तो माँ चाहिए। लेकिन पापा, हमें तो माँ चाहिए। बेटे, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, वो अब कभी नहीं आएगी। दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। उमेश खुद को संभालता है और दोनों बच्चों को लेकर शहर की तरफ आता है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा। सड़क के किनारे एक चाय की दुकान थी। उमेश वहां से 2 कप चाय और बिस्कुट लेकर पिंकी और पिंटू को खिला देता है। अरे भैया, पैसे तो देते जाओ। भैया, पैसे तो नहीं है। मेरी भी एक चाय की दुकान थी, लेकिन बारिश में सब बह गया। कोई बात नहीं भैया। चाय की दुकान के सामने एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था। उमेश बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाता है। रात हो गई थी। तभी वहां एक कुत्ता आता है जिसके मुंह में एक रोटी थी, और वो कुत्ता पिंकी के सामने वो रोटी छोड़कर भाग जाता है। पिंकी वो रोटी उठाकर खाने लगती है। ये नजारा देखकर उमेश जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देखकर वो चाय वाला वहां आता है। अरे क्या बात है भैया, बड़े परेशान लग रहे हो। बारिश के कहर ने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। न रहने को ठिकाना है और न खाने को अनाज का एक दाना। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम मेरे साथ मेरे घर आओ, घर में जो भी होगा मिल बांट कर खाएंगे। वो चाय वाला उमेश और उसके दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। चाय वाले के घर में उसकी बूढ़ी माँ होती है। माँ, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, खाना ज्यादा बनाना। ठीक है बेटा। खाना बनकर तैयार था। रात को उमेश और उसके दोनों बच्चे पिंकी और पिंटू भर पेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। चाय वाला और उमेश एक साथ लेटे हुए थे। अगर बुरा न मानो तो तुम यहीं रहकर कल से चाय बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारा बहुत एहसान है भैया। अरे इसमें एहसान कैसा, तुम चाय बनाना और मैं आराम करूंगा। और दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन से उमेश चाय वाला की दुकान में काम करने लगता है। दोनों शिफ्टों में काम करते थे। अब चाय की दुकान दिन रात खुली रहती थी। उमेश रात को चाय बनाता तो चाय वाला दिन में, और इस तरह दोनों की कमाई भी बढ़ने लगी थी। बच्चे भी बूढ़ी माँ से घुल मिल गए थे। उन्हें माँ का प्यार मिलने लगा था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन, भैया, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, वहां फिर से अपनी चाय की दुकान खोलूंगा। जैसा तुम ठीक समझो भैया। दूसरे दिन चाय वाला उमेश को कुछ पैसे देता है। ये लो भैया, ये कुछ पैसे रख लो, दुकान खोलने में तुम्हारे काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत मेहनत करनी है। उमेश अपनी पुरानी जगह पर जाता है जहां उसकी पत्नी मंजू की यादें बसी थी। उमेश वहां अपने और अपने बच्चों के लिए एक पक्का मकान बनाता है और उसके बगल में चाय की दुकान खोलता है, मंजू टी स्टॉल, और अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसाता है, जिसमें मंजू की कमी अब भी सबको खल रही थी। रानी और संध्या की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी।
रानी के पिता एक बड़े सरकारी अधिकारी थे और संध्या के पिता उसी स्कूल में मामूली से गार्ड। लंच का वक्त हो गया था। रानी और संध्या अपना अपना लंच बॉक्स खोलकर खाना खा रही थी। संध्या, तू आज क्या लाई है? रानी, माँ ने आज प्याज के पराठे दिए हैं अचार के साथ। घर में कई दिनों से सब्जी नहीं बनी। कोई बात नहीं, देखो तो आंटी ने पराठे कैसे बनाए हैं। रानी संध्या का लंच बॉक्स ले लेती है और प्याज के पराठे खाने लगती है। देखते ही देखते वो सारा पराठा खा लेती है। आंटी ने पराठे बहुत टेस्टी बनाए हैं। मैं तो सारा खा गई। तेरे लिए बचा ही नहीं, तू मेरा लंच खा ले। संध्या ने जब रानी का लंच बॉक्स खोला तो उसमें पालक पनीर की सब्जी और पराठे रखे थे। मैं सब जानती हूँ रानी, मुझे सब्जी खाने को मिले इसलिए तूने मेरा लंच खा लिया। ऐसी बात नहीं है संध्या, मैंने इतने टेस्टी पराठे कभी नहीं खाए थे, इसीलिए तेरा सारा लंच खा लिया। रानी, तू क्यों झूठ बोल रही है? क्या मैं नहीं जानती कि तू मुझे कितना प्यार करती है? संध्या रानी को गले लगा लेती है। संध्या रानी का लाया हुआ लंच करती है, जिसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद संध्या अपने पिता के साथ साइकिल पर बैठकर घर चली जाती है, तो वहीं रानी को लेने के लिए उसके पिता की गाड़ी आती है। अच्छा रानी, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है संध्या, अपना ध्यान रखना। रानी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। इधर संध्या अपने पिता की साइकिल की पिछली सीट पर बैठ जाती है और उसके पिता साइकिल चलाकर घर जाते हैं। दूसरे दिन जब दोनों सहेलियां स्कूल में मिलती हैं, रानी, तेरी गाड़ी तो बहुत बड़ी और सुंदर है। क्या मैं कभी वैसी गाड़ी में बैठ पाऊंगी? क्यों नहीं, मैं आज ही ड्राइवर अंकल से कहकर तुझे भी अपनी गाड़ी से तेरे घर ड्रॉप करवा दूंगी। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो रानी संध्या को अपनी गाड़ी में बिठाती है। ड्राइवर अंकल, पहले संध्या को उसके घर छोड़ दो। ठीक है छोटी मैडम। दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर बातें करने लगी। रानी, तेरा घर तो बहुत बड़ा होगा ना? अभी तो हम छोटे घर में रह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हमारा नया बंगला बनने वाला है। जब बंगला बन जाएगा तो गृह प्रवेश में तुझे बुलाऊंगी, फिर तू 2 दिन मेरे बड़े बंगले में रहना। ठीक है रानी। बातें करते हुए दोनों सहेलियां संध्या के घर पहुंच जाती हैं। छोटी मैडम, संध्या का घर आ गया। अच्छा रानी, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। संध्या अपने घर चली जाती है। फिर ड्राइवर रानी को घर छोड़ देता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन रानी ने संध्या को खुशखबरी सुनाई। संध्या, बड़े घर में रहने का तेरा सपना पूरा होने वाला है। वो कैसे? हमारा नया बंगला बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत बड़ा और आलीशान है। कल हमारे बंगले का गृह प्रवेश है, उसमें तुझे अपने माता पिता के साथ आना होगा। लेकिन रानी, हम लोग गरीब हैं। मेरे पिताजी इस स्कूल में एक मामूली से गार्ड हैं। कहीं तेरे माता पिता को ये बात बुरी तो नहीं लगेगी? कैसी बात कर रही है संध्या? मैंने माँ को सब बता दिया है। उन्होंने तो तुम लोगों को बुलाया है। अच्छा, आंटी ने हमें बुलाया है? हाँ, अब तो तू आएगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। शाम को घर जाकर संध्या ये बात अपने माता पिता को बताती है। संध्या बेटी, वहाँ बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे, उनके बीच हमारा जाना अच्छा नहीं लगेगा। तेरे पिता ठीक कह रहे संध्या। नहीं पिताजी, रानी के माता पिता ऐसे नहीं हैं। उन्होंने तो हमें वहाँ बुलाया है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। मैं तो 2 दिन वहाँ रहूंगी। संध्या के कहने पर उसके माता पिता गृह प्रवेश में जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन संध्या अपने गरीब माता पिता के साथ रानी के बड़े से बंगले में आती है। कितना बड़ा घर है। ऐसा घर तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, आज सच में देख लिया। इस घर में कितना मजा आएगा। संध्या जब बंगले के अंदर जाती है तो रानी उसे देखकर बहुत खुश होती है। संध्या, तू आ गई, चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। तभी रानी की माँ नंदिता संध्या के माता पिता को देख लेती है। वो रानी से कहती है, रानी, ये लोग कौन है? इन्हें अंदर किसने आने दिया? माँ, ये संध्या के माता पिता हैं, मैंने तुम्हें बताया तो था। बेटी, हमारे मेहमान शहर के बड़े बड़े अधिकारी और अमीर लोग हैं, वे सब आते ही होंगे। इन फटीचरों को उनके साथ नहीं बिठा सकते। तुम इन्हें घर के बाहर बैठने के लिए कहो। लेकिन माँ। रानी, तुमसे जितना कहा है उतना करो। रानी को ना चाहते हुए भी संध्या के माता पिता को घर के बाहर लॉन में जाने के लिए कहना पड़ता है। संध्या के माता पिता लॉन में जाकर खड़े हो जाते हैं। रानी संध्या को लेकर अपने घर के अंदर आती है। संध्या, देख, ये मेरा बेडरूम है और ये ड्राइंग रूम, ये हमारा किचन और ये बालकनी। हमारे घर में पूरे 8 कमरे हैं। पिताजी कह रहे थे कि हमारे बंगले को बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। रानी और संध्या बात कर रहे थे। उसी समय नंदिता के चीखने की आवाज आती है।
चोर चोर, मेरे कमरे में चोरी हो गई। आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आते हैं। रानी और संध्या भी वहां आते हैं। क्या बात है नंदिता, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मैंने ड्रेसिंग टेबल पर सोने की चूड़ियां रखी थी, यहाँ से गायब हैं। यहीं कहीं होगी, तुम ठीक से देखो, अभी तो घर में कोई आया भी नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन मेरी चूड़ियां कहीं नहीं मिली। मुझे पता है मेरी सोने की चूड़ियां संध्या ने चुराई हैं। क्या संध्या ने? हाँ, अभी यही रानी के साथ मेरे कमरे में आई थी। ये सुनते ही संध्या के हाथ पैर कांपने लगते हैं। नहीं आंटी, मैंने आपके सोने के कंगन नहीं लिए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं लगातार संध्या के साथ हूँ, संध्या ने चोरी नहीं की। रानी बेटी, तू इन गरीबों को नहीं जानती। ये अमीरों से दोस्ती सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके पैसों पर हाथ मार सके। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। घर में मचा कोहराम घर के बाहर लॉन में खड़े संध्या के माता पिता तक पहुंचता है। वे दोनों वहां पहुंचते हैं और कुबेर से कहते हैं, मालिक, आप पुलिस को बुलाने से पहले संध्या की तलाशी ले लें। इन्हें छोड़ दीजिए। पुलिस को बुलाकर हमें अपनी पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए। सोने की चूड़ियां तो मैं खरीद लूंगी। तुम लोगों ने देखा मेरी पत्नी का दिल कितना बड़ा है। कुबेर वहां से चला जाता है। नंदिता रानी को भी वहां से जाने के लिए कहती है। रानी के चले जाने के बाद, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम लोगों को अपनी औकात का पता चल सके, फिर कभी किसी अमीर के घर जाने की हिम्मत ना कर सको। रानी ने बुलाया और तुम लोग चले आए। ये भी नहीं सोचा कि तुम लोग हमारे साथ उठने बैठने के लायक भी नहीं हो। अब जाओ यहाँ से। गलती हो गई मालकिन। चल संध्या, चलो नीरू। संध्या अपने माता पिता के साथ वहां से चली जाती है। दूसरे दिन रानी स्कूल नहीं आती है। उसके माता पिता ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। संध्या रानी के घर पर अपना और अपने माता पिता का अपमान भूल नहीं पा रही थी। उसने रानी के अलावा अब किसी से दोस्ती ना करने की ठान ली थी और अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ाई में लगाती थी। क्या बात है संध्या, तुम हर बार की तरह 10वीं की परीक्षा में भी अव्वल आई हो। इतने अच्छे नंबरों के कारण तुम्हें शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। धन्यवाद मैडम, मैं खूब पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर एक सरकारी अधिकारी बनना चाहती हूँ। क्यों नहीं, अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो अपने लक्ष्य को पाने में जरूर सफल होगी। संध्या को उसकी काबिलियत के बल पर शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने लगती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सरकारी परीक्षा में भी पास हो जाती है। अब संध्या जिलाधिकारी बन चुकी थी। उसे रहने के लिए सरकारी बंगला और नौकर चाकर मिलते हैं। माँ, पिताजी, अब हम लोग इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे। मुझे रहने के लिए बड़ा सा बंगला मिला है। हम लोग कल वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बेटी, ये सब तेरी मेहनत का फल है। नहीं पिताजी, ये सब आपके और माँ के आशीर्वाद से हुआ है। दूसरे दिन संध्या अपने माता पिता के साथ सरकारी बंगले में रहने के लिए जाती है। तभी एक महिला जो वहाँ खाना बनाती है वो संध्या के पास आती है। मालकिन, खाने में क्या बना दूं? संध्या ने उस महिला को गौर से देखा तो वो रानी की माँ नंदिता थी। आंटी, आप तो रानी की माँ है ना? ये सुनते ही महिला अपनी साड़ी के आंचल से अपना मुंह ढक लेती है। आंटी, मैंने आपको पहचान लिया है, चेहरे पर से आंचल हटा दीजिए। नंदिता चेहरे से आंचल हटा देती है और रोने लगती है। आंटी, आप यहाँ इस हालत में? आप लोग तो बहुत अमीर है ना, फिर यहाँ कैसे? अमीर है नहीं, अमीर थे। क्या मतलब? तभी वहाँ रानी आ जाती है जो देखने में बहुत गरीब लग रही थी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। रानी, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? हमारे बुरे कर्मों ने हमारी ऐसी हालत कर दी। क्या तू ये सब क्या कह रही है? हाँ संध्या, मैं ठीक कह रही हूँ। उस दिन गृह प्रवेश में माँ ने तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। तुझे और तेरे माता पिता की बेइज्जती की, उसी का असर हुआ और पिताजी घूस लेते हुए पकड़े गए। उनकी नौकरी चली गई। हमारा बंगला भी घूस के पैसों से बना था। सरकार ने बंगला जब्त कर लिया। पिताजी जेल में है और हम दोनों माँ बेटी अपनी पहचान छिपाकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। संध्या, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ तो किसी से मत बताना कि हम लोग कौन हैं, नहीं तो ये हमें यहाँ से भी निकाल देंगे। संध्या रानी को गले से लगा लेती है। तू चिंता मत कर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों को ये काम छोड़ना होगा। तुम दोनों मेरे साथ इसी बंगले में रहोगी, लेकिन नौकरानी नहीं, मालकिन बनकर। संध्या ने अपनी गहरी दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए रानी और उसकी माँ को उनके हिस्से का सम्मान अदा किया। Please subscribe this channel.